तुम एक दयालु इंसान हो जिसने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। दरअसल वो लड़की मैं ही थी जिसके पैरों में तुमने बिना अपने स्वार्थ के जड़ी बूटी का लेप लगाया था। मैं तुम्हारे इसी दयालु स्वभाव को देखकर बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अच्छा हुआ जो इस राजा ने मंत्री की बात नहीं सुनी, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। ये मंत्री मुझे बहुत होशियार लगता है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। एक गांव में कमलेश नाम का एक धोबी रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। रोज सुबह वो गांव के हर घर से कपड़े इकट्ठा करता, उन्हें धोता और जो पैसे मिलते उसी से जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कमलेश कपड़े धोकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी जो धीरे धीरे सूख रहा था। कमलेश उस पेड़ को सूखता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पेड़ तो सूख रहा है। अगर ये पेड़ सूख गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे जल्द से जल्द गांव वालों को ये सारी बात बता देनी चाहिए। कमलेश कपड़ों की पोटली लिए गांव की तरफ भागता हुआ जाने लगा और थोड़ी देर बाद भागते भागते गांव के सरपंच जगराज से टकरा गया। अरे अरे, क्या हुआ कमलेश? ये हाथों में कपड़े लिए कहाँ भागा जा रहा है? कहीं तूने फिर से उस दिन की तरह भूत तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं सरपंच जी, भूत तो नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहीं तूने पी तो नहीं रखी है? हाँ? ये कैसी उटपटांग बातें कर रहा है? सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। दरअसल जंगल का वो चमत्कारी बरगद का पेड़ सूख रहा है। कमलेश की बात सुनकर जगराज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कमलेश, ये तू क्या कह रहा है? हाँ सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अभी अभी उस पेड़ को देख कर आ रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ जंगल चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कमलेश, अगर वो बरगद का पेड़ सूख रहा है तो इसका मतलब हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तू तो जानता ही है, अगर वो पेड़ सूख गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। सारे गांव वालों की सलामती उसी पेड़ में छिपी है। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं जानता हूँ, लेकिन अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? अब देखो कमलेश, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? ये तो भगवान की मर्जी है। जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। जगराज को सारी बात बताकर कमलेश अपने घर आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। लगता है हमसे कोई गलती हुई है, जिसके कारण भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो पता चले। ठीक है माँ, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम तो जानती ही हो ना उस बरगद वाले पेड़ के बारे में। हाँ हाँ बेटा, उस पेड़ को मैं तो क्या, पूरे गांव वाले अच्छे से जानते हैं। लेकिन तू उस पेड़ के बारे में क्यों पूछ रहा है? कमलेश अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर ममता भी घबरा जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि बरगद का पेड़ सूख रहा है। सारे लोग बहुत चिंतित थे। फिर अगली सुबह कमलेश दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ, आपको पता है, हमारे पड़ोसी शंभू काका, दिनेश भैया और गांव के कुछ जानवर कल रात से गायब हैं। सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन किसी की कोई खबर नहीं है। किसी को पता नहीं कि वे सब कहाँ गए। हे भगवान,
ये कैसे हो सकता है? शंभू को तो मैंने कल शाम में ही बाजार में देखा था। पता नहीं माँ, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। एक ही रात में लोगों के ऐसे गायब हो जाने से सभी गांव वाले हैरान थे। काफी खोज के बाद भी जब कुछ पता ना चल सका तो सबने इसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन, बेटा, घर में खाने को आने का एक दाना तक नहीं है। अब तू ही बता, मैं क्या बनाऊं? माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने कुछ लोगों के कपड़े धो कर रखे हैं। मैं उन सारे कपड़ों को देकर आता हूँ। फिर उन कपड़ों के बदले जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन ले आऊंगा। वैसे माँ, आर्यन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, आर्यन को थोड़ा बुखार है, इसलिए वो अंदर सोया हुआ है। लेकिन तू चिंता मत कर, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। लौटते समय घर का राशन ले आऊंगा। इतना कहकर कमलेश कपड़े लेकर निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद गांव के जमींदार के घर पहुंच जाता है। जमींदार जी, अरे ओ जमींदार जी, जरा घर से बाहर आइए। अरे कौन है जो इतनी सुबह सुबह सांड की तरह चीख रहा है? रुको, आता हूँ। थोड़ी देर बाद जमींदार घर से बाहर निकला। अच्छा, कमलेश तू है? मुझे लगा कोई और होगा। तो बता, क्या कह रहा है? कुछ खास नहीं जमींदार जी। आपके कपड़े धुल चुके हैं, आप इन्हें ले लीजिए और इनके बदले मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो सब तो ठीक है कमलेश, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ। मैंने सुना है गांव के 2 लोग और कुछ जानवर गायब हो गए हैं, और वो भी एक ही रात में। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? हाँ जमींदार जी, आपने ठीक सुना है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि एक ही रात में इतनी घटनाएं कैसे हो सकती हैं। और हाँ जमींदार जी, आपको ये बात पता है, हमारे गांव के पास वाले जंगल का वो बरगद का पेड़ सूख रहा है। क्या तुम उस जादुई पेड़ की बात कर रहे हो जिसमें हम लोगों की खुशियां छिपी हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है ये सारी घटनाएं उसी पेड़ के सूखने के कारण हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं जमींदार जी, मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लगता है। चलो जाने दो कमलेश, जो होना रहेगा सो होकर रहेगा। वैसे भी अब हम क्या ही कर सकते हैं। कमलेश जमींदार को सारी बातें बताकर घर वापस आने लगा और थोड़ी देर चलने के बाद घर पहुंचा। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। अरे मैं तुझे कहाँ से खाना ला कर दूं? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं और तुझे खाने की पड़ी है। मुझे माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं खाने के लिए कभी जिद नहीं करूँगा। घर में कुछ ना होने पर पानी पीकर पेट भर लूँगा। मैं कैसी अभागी माँ हूँ जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकती। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये सब मेरी ही गलती है। नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे रहते हुए आप सबको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं घर के लिए कुछ राशन लाया हूँ, आप जल्दी से इन्हें पका दो। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। वैसे भी काम करने के बाद बहुत थकावट हो जाती है। हाँ बेटा, तुम दोनों बैठो, अभी मैं थोड़ी देर में खाना बनाकर लाती हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन सुबह आप कह रही थी कि आर्यन को थोड़ा बुखार है। अब आर्यन ठीक तो है ना, या मैं बैद जी को बुला कर ले आऊं? ममता अभी कुछ कहने ही जा रही थी, तभी आर्यन बोल पड़ा। नहीं नहीं भैया, आपको वैद्य जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ममता खाना बनाने चली जाती है। फिर अगली सुबह, माँ, मैं कपड़े लाने जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। ठीक है बेटा, जा। लेकिन तूने कहीं आर्यन को देखा है क्या? सुबह से आर्यन कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। नहीं माँ, मैंने आर्यन को नहीं देखा, लेकिन वो इतनी सुबह कहाँ चला गया? रुकिए,
अभी मैं उसे खोज कर लाता हूँ, फिर काम पर जाऊंगा। इतना कहकर कमलेश अपने भाई आर्यन को जंगल में खोजने लगा। बहुत खोजने के बाद भी आर्यन कमलेश को कहीं नहीं मिला। अरे अरे, ये लड़का तो यहाँ पर भी नहीं है। फिर ये लड़का गया तो कहाँ गया? मुझे लगता है आर्यन घर चला गया होगा। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर कमलेश घर की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर बाद घर पहुंचा। बेटा, तू अकेले आया है? आर्यन नहीं मिला क्या? ममता की बात सुनकर कमलेश घबरा गया। क्या अभी तक आर्यन घर नहीं आया? मुझे लगा कि शायद आर्यन घर आ गया होगा। हे भगवान, आखिर मेरा बेटा गया तो गया कहाँ? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ, तुम चिंता मत करो, हम दोनों साथ मिलकर आर्यन को खोजने चलते हैं। आप देखना, वो जल्दी हमें मिल जाएगा। हाँ, ठीक है बेटा, जल्दी चल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। इतना कहकर वो दोनों जंगल की तरफ आर्यन को खोजने निकल पड़े और थोड़ी देर बाद जंगल पहुँचे। ममता उत्तर की तरफ चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ कमलेश दक्षिण की तरफ आर्यन को खोजने चला जाता है। वे दोनों पूरी रात आर्यन को इधर उधर खोजते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें आर्यन कहीं नहीं मिलता। माँ, हमने जंगल का कोना कोना खोज लिया, लेकिन हमें आर्यन कहीं नहीं मिला। बेटा, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। आखिर आर्यन गया तो गया कहाँ? मुझे लगता है एक बार हमें घर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है आर्यन हमें वहीं पर मिल जाए। हाँ माँ, आप ठीक कर रही हैं। तो फिर चलिए। वे दोनों घर चले आते हैं, लेकिन आर्यन उन्हें घर पर भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे आँखों का तारा, मेरा बेटा आर्यन आखिर अचानक से कहाँ चला गया? पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। माँ, मुझे लगता है ये सब उस बरगद के पेड़ के सूखने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जिस दिन से वो बरगद का पेड़ सूख रहा है, उसके अगले दिन से ये सारी घटनाएं होने लगी हैं। हो न हो इन घटनाओं के पीछे वो बरगद का पेड़ ही है। हाँ बेटा, अब मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब उन दोनों को ये यकीन हो चुका था कि ये सारी घटनाएं उस पेड़ के सूखने के कारण ही हो रही हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ अपने भाई और इस गांव पर आई मुसीबत का समाधान ढूंढने। नहीं नहीं बेटा, मैं पहले ही एक बेटा खो चुकी हूँ। अब तुझे खोना नहीं चाहती। जो हुआ उसे भूल जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन माँ, अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भी तो ठीक नहीं है। इन सारी घटनाओं के पीछे का कारण पता लगाने मुझे जाना ही होगा। ममता कमलेश को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कमलेश नहीं मानता। ठीक है बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन तू मुझसे एक वादा कर कि तू घर लौटकर जरूर आएगा। ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर कमलेश वहाँ से निकल पड़ता है। फिर जंगल में जाकर अपने भाई और गांव पर आई मुसीबतों का पता लगाने लगता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक घायल लड़की दिखती है, जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। अरे अरे, इस बेचारी के पैर में तो चोट लगी है। जरा देखो तो कितना खून बह रहा है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। कमलेश बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस लड़की के पास जाता है। अरे, तुम्हारी चोट से तो काफी खून निकल रहा है। रुको, मैं अभी इस पर लेप लगा देता हूँ। इतना कहकर कमलेश जंगली जड़ी बूटी का लेप बनाकर उसके घाव पे लगा देता है। वैसे तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? दरअसल मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ और जंगल में लकड़ियाँ काटने आई थी। लकड़ी काटते समय एक बड़े पत्थर से टकरा गई। वैसे तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। दरअसल मेरी बहुत लंबी कहानी है।
मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कमलेश लड़की को शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बता देता है। ओहो, ये तो तुम सबके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम आगे क्या करने वाले हो? बस उन्हीं सभी घटनाओं का पता लगाने में इस जंगल में आया हूँ। दोनों को बात करते करते रात हो जाती है। फिर वो दोनों रात को जंगल में ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जैसे ही कमलेश की आंखें खुलती हैं, तो उसके सामने वन देवी थी। कमलेश ये सब देखकर डर जाता है। हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है कमलेश, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुम तो एक ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो? लेकिन वन देवी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप इतना प्रसन्न हैं। तुम एक दयालु इंसान हो जिसने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है। दरअसल वो लड़की मैं ही थी जिसके पैरों में तुमने बिना अपने स्वार्थ के जड़ी बूटी का लेप लगाया था। मैं तुम्हारे इसी दयालु स्वभाव को देखकर बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो बस इतना बता दीजिए कि मेरा भाई कहाँ है और हमारे गांव पर आई इस मुसीबत का हल कैसे मिलेगा। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जादूगर की गुफा है। ये सब उसी ने किया है। उसने ही बरगद के पेड़ से जादुई पत्थर चुरा लिया है, जिसके कारण पेड़ सूख रहा है और तुम सब पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। अगर तुम किसी तरह वो जादुई पत्थर वापस लाकर पेड़ के पास रख दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब उस जादूगर ने किया है। उसने ही उस जादुई पत्थर को चुराया है, जिसके कारण वो पेड़ सूख रहा है और हम सबके ऊपर इतनी मुसीबत आ रही है। तो ठीक है, मैं उस जादूगर के पास जाकर उससे पत्थर लाऊंगा। कमलेश वन देवी को धन्यवाद देकर जादूगर की गुफा की तरफ चल पड़ा। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार कमलेश जादूगर की गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर उसने देखा उसका भाई वहां कैद था। अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश हो गया। तभी जादूगर ने कमलेश को देखा और कहा, आओ आओ कमलेश, आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे इस पल का कई सालों से इंतजार था। तो तुम वही जादूगर हो जिसने जादुई पत्थर चुराया है? तुमने मेरे भाई को यहाँ कैद करके रखा है। मेरे भाई को छोड़ दो, वो जादुई पत्थर भी वापस कर दो। अरे कमलेश, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ठीक है, मैं सब कुछ वापस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे 2 काम करने होंगे। कमलेश जादूगर की बात सुनकर हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये जादूगर इतनी आसानी से कैसे मान गया और ये किन शर्तों के बारे में बात कर रहा है? पहले मैं इसकी सारी बात सुनता हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या करना है। क्या हुआ कमलेश, क्या सोचने लगे? ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें वो जादुई पत्थर लौटाना होगा। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें वो जादुई पत्थर और गायब हुए सारे लोग लौटा दूंगा। वो सब तो बस तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए थे। तुम मेरे ये 2 काम करो, मैं सबको आजाद कर दूंगा। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें राजा के महल से जादुई आईना लाना होगा और साथ में अपने लालच पर भी काबू रखना होगा। अगर तुम इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वो जादुई पत्थर नहीं दूंगा और नहीं तुम्हारा भाई। मैं एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। कमलेश जादूगर की ये अनोखी शर्त सुनकर हैरान हो गया, लेकिन अब कमलेश कर भी क्या सकता था। फिर उसने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हारे लिए राजा के महल से वो जादुई आईना लाऊंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उस आईने का करोगी क्या? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। अगर तुमने मेरा बताया हुआ काम कर दिया तो मैं तुम्हारे भाई और उस जादुई पत्थर को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। इतना कहकर कमलेश राजमहल की तरफ निकल पड़ा। पूरे 2 दिन कठिन यात्रा करने के बाद आखिर कमलेश राजमहल तक पहुँच ही गया। हाँ बताओ लड़के, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? दरअसल महाराज, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मैं एक बहुत गरीब धोबी हूँ। अगर आपके राजमहल में कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। ठीक है, आज के बाद तुम राजमहल का सारा कपड़ा धो देना। मैं उसके बदले तुम्हें अच्छा खासा धन दूंगा। राजा की बात सुनकर कमलेश बहुत खुश हुआ। उसके बाद कहने लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने इस गरीब को अपने राजमहल में काम देने की कृपा की। लेकिन महाराज, किसी अनजान आदमी को इस प्रकार राजमहल में काम देना ठीक नहीं लगता। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये राजमहल और यहाँ का शासन सब जनता के लिए ही है। हमारे राज्य में कोई भी आदमी बेरोजगार रहे, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ठीक है, जैसा आप उचित समझे महाराज। अच्छा हुआ जो इस राजा ने मंत्री की बात नहीं सुनी, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। ये मंत्री मुझे बहुत होशियार लगता है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। कमलेश राजमहल में काम करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कमलेश को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो उस जादुई आईने तक पहुंच पाए। ऐसे ही करते करते पूरे 2 महीने बीत चुके थे। मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उस जादुई आईने का कुछ पता ही नहीं चला। मैं जब भी उस जादुई आईने को खोजने जाता हूँ, कोई न कोई सैनिक रहता ही है। लेकिन आज मैं उस जादुई आईने तक पहुँच कर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कमलेश मौके की तलाश में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसे मंत्री की फुसफुसाने की आवाज आती है। वो छुप कर देखता है कि मंत्री किसी सैनिक के साथ खड़े हो उनको कुछ समझा रहे थे। देखो सैनिक, जब सभी लोग दरबार में हो तब मैं कोई बहाना बनाकर दरबार से बाहर चला जाऊंगा। तभी तुम ये नीली दवा की शीशी खोल देना, जिससे सारे लोग कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाएंगे। तभी मैं राज मुद्रा चुरा कर वापस आ जाऊंगा। ठीक है मंत्री जी, लेकिन अपना वादा याद रखिएगा। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा। लेकिन हमारी योजना गुप्त रहनी चाहिए। अगर किसी को भी ये बात पता चली तो तुम्हें धन नहीं मिलेगा। कमलेश ये सारी बातें सुन चुका था। फिर उसने मन ही मन कहा, यही अच्छा समय है। अगर मैं दवाई की बोतल बदल दूं और सैनिक से पहले ही राज दरबार में इसे खोल दूं, तो सब लोग बेहोश हो जाएंगे और मैं वो जादुई आईना चुरा कर ले जाऊंगा। कमलेश आधी रात को चुपचाप से वो बोतल बदल देता है और अगले दिन राज दरबार में खोल देता है। उस बोतल से नीले रंग का धुआं निकलता है, जिसके कारण राजमहल के सारे लोग मूर्छित हो जाते हैं। चलो, राजमहल के सारे लोग तो मूर्छित हो चुके हैं। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपने कार्य को अंजाम देना होगा। इतना कहकर कमलेश राजमहल में चारों तरफ उस जादुई आईने को खोजने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक कमरे से तेज रोशनी निकलते हुए दिखाई पड़ती है। अरे, मुझे लगता है उसी जादुई आईने की रोशनी है जो उस कमरे से निकल रही है। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर देखना होगा। कमलेश उस कमरे में जाता है तो उसे एक आईना दिखता है जो हल्की हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। कमलेश उस जादुई आईने को देखकर तुरंत समझ जाता है कि हो ना हो ये वही जादुई आईना है। तो चलो, आखिर मुझे ये जादुई आईना मिल ही गया। अब मुझे जल्द से जल्द उस जादूगर के पास पहुंचना चाहिए। कमलेश तुरंत उस आईने को लेकर जादूगर की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ढेर सारा खजाना जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। अरे, यहाँ पर तो इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है।
अगर मैं इससे थोड़ा सा खजाना भी ले लूं, तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन तभी कमलेश ने सोचा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह खजाना किसी और का है, मैं इस खजाने से थोड़ा सा भी नहीं ले सकता। और वैसे भी जादूगर ने कहा है कि मुझे लालच नहीं करना है। नहीं नहीं, मैं ये खजाना नहीं लूंगा। कमलेश बिना खजाना लिए दोबारा जादूगर के गुफा की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी देर बाद जादूगर की गुफा में पहुंच जाता है। आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही किया है। ये लीजिए जादुई आईना, अब मेरे भाई और उस जादुई पत्थर को मुझे दे दीजिए। जादूगर ने कमलेश से उस जादुई शीशे को ले लिया। जादूगर के हाथ में शीशा आते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? आप इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे मूर्ख लड़के, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आखिर ये आईने के लिए मैं ये सब क्यों करूंगा? आपने तो कहा था अगर मैं वो जादुई आईना ला दूंगा तो आप मेरे भाई और उस जादुई पत्थर को मुझे लौटा देंगे। फिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं जिस पल का सदियों से इंतजार कर रहा था, अब वो पल आ ही गया। मूर्ख लड़के, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुन। ये कोई आम शीशा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई शीशा है। अब मैं इस जादुई शीशे की शक्तियों से इस दुनिया पर राज करूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम आप मुझे और मेरे भाई को छोड़ दीजिए। तेरी मूर्खता के कारण ही अब मैं दुनिया का शक्तिशाली जादूगर बनने जा रहा हूँ। अब तुम में से कोई बचकर नहीं जा पाएगा। क्या सचमुच में तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? तुम्हारे पास जो शीशा है वो असली शीशा नहीं है। मैंने जादुई शीशे को कहीं और छुपा दिया है। अब तुम बताओ, मूर्ख कौन है, तुम हो या मैं? कमलेश की बात सुनकर जादूगर क्रोधित हो गया। मूर्ख लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे साथ छल करने की कोशिश की। अब तो तेरी मौत मेरे ही हाथों होकर रहेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हे जादुई आईने, अगर मैंने आज से पहले कोई अच्छा काम किया है तो मुझे उसका फल दो और अपनी दिव्य शक्तियों से इस जादूगर को यहीं भस्म कर दो। कमलेश के ऐसा कहते ही असली जादुई आईना हवा में उड़ता हुआ आया और बोला, कमलेश, तुम एक बहुत ईमानदार इंसान हो। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वैसे भी इस जादूगर के पापों का घड़ा भर चुका है, अब ये नहीं बच पाएगा। जादुई आईना के इतना कहते ही जादूगर आग में जलने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर राख हो गया। कमलेश, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम जाओ और उस जादुई पत्थर को लेकर बरगद की जड़ों में रख दो, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कमलेश तुरंत उस जादुई पत्थर को ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई आईना। अगर तुम न होते तो शायद मैं यहाँ से कभी भी आजाद नहीं हो पाता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो तुम अपने भाई की करो, क्योंकि उसके साहस और बुद्धि के कारण ही ये सब हो पाया है। ठीक है जादुई आईना, अब हम चलते हैं। तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी देर बाद जैसे ही तुम आंख खोलोगे खुद को उस वृक्ष के पास पाओगे। फिर वो दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं तो उस बरगद के पेड़ के पास आ चुके थे। भैया, अब तुम जल्दी से इस जादुई पत्थर को वृक्ष के पास रख दो और घर चलो। माँ हम दोनों के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हो रही होगी। हाँ आर्यन, ये तू ठीक कह रहा है। इतना कहकर कमलेश जादुई पत्थर को बरगद के पेड़ के पास रख देता है। तभी एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ वो बरगद का पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। आर्यन और कमलेश ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्यन, अब हमें जल्द से जल्द माँ के पास पहुँचना चाहिए।
उसके बाद वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जादुई आईना राजमहल में चला गया था। मंत्री जी, मैंने सुना है कि वो बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो चुका है और ये सब हमारे राज्य के किसी लड़के ने किया है। हाँ महाराज, आपने ठीक सुना है, ये सब हमारे ही राज्य के एक लड़के ने किया है। तो ठीक है मंत्री जी, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। आप उस लड़के के घर जाइए और उस लड़के को हमारे पास लाइए। मैं उसे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री कमलेश को लाने चला जाता है और थोड़ी देर बाद कमलेश, आर्यन और ममता तीनों को राजा के पास ले आता है। सबके आते ही राजा गुस्से में कहते हैं, सैनिकों, मंत्री को बंदी बना लो और आजीवन कारावास में डाल दो। राजा की घोषणा सुनते ही सैनिक मंत्री को बंदी बना लेते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, क्या हुआ महाराज, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो हम सबको माफ कर दीजिए महाराज। नहीं, तुम सबसे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल मैं तुम्हारे बेटे की बहादुरी से बहुत खुश हूँ। उसने केवल भाई और अपने गांव की ही नहीं, बल्कि हमारे राज्य को भी बड़ी समस्या से बचाया है। राज्य को भी बचाया है? मैं कुछ समझी नहीं महाराज। ममता को हैरान देख महाराज सारी घटना को बता देते हैं कि कैसे कमलेश ने मंत्री का सारा राज महाराज को बता दिया और राज मुद्रा चोरी होने से बचा लिया। कमलेश झूठ बोलकर राजमहल में रह रहा था। उसको पता था कि अगर उसकी हकीकत हमें पता चली तो हम उसे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी और अपने भाई की जान की परवाह नहीं की और अपने साथ साथ मंत्री की योजना भी हमें बता दी। कमलेश का अपने राज्य के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर हम कमलेश को राज्य का नया मंत्री घोषित करते हैं। अपने बेटे को राजमहल में काम मिलता देख ममता बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।